एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पीजीटी क्लासेस फॉर फिजिक्स। तो आज का जो पहला टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, दैट इज द यूनिट इज बेसिकली योर फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, राइट। सो नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो नेचर को एक्चुअली गवर्न करते हैं, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। ऑल्सो शेयर करें वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको सिंपली ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम इंफॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। ऑल्सो यू कैन विजिट माई फेसबुक पेज, जहाँ पे आपको वेरियस नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे फॉर क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स एंड यूजफुल नोट्स फॉर पीजीटी फिजिक्स। सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड विजिट माई फेसबुक पेज। सो लेट्स बिगिन नाउ विथ टुडेज टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द 4 फंडामेंटल और द बेसिक फोर्सेस जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और हमें वो अलग अलग जगह दिखने को भी मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ मस्कुलर फोर्स की, आपको साइकिल चलाना है या मैनुअली कोई भी काम करना है तो आपको मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम बाय द एक्शन ऑफ मसल्स की बात करते हैं, जो फोर्स एग्जिस्टेंस में सिंपली आता है, दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, जो कि ऑब्वियसली मस्कुलर फोर्स जो है एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। उसी तरह से कई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फोर्स की, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। सो दीज आर द काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे मैं बात करूं फ्रिक्शन की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, या फोर्स जो कि एग्जर्ट किए जा रहे हैं बाय द स्ट्रिंग्स, राइट, टेंशन जो एग्जिस्ट करता है रोप्स में। ओके, रिस्टोरिंग फोर्सेस होते हैं और कई तरह के सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कौन से वो 4 फोर्सेस हैं जो कि बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर 4 इन नंबर। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये सबसे पहले 2 बेसिक फोर्सेस होते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है, जब कभी भी 2 बॉडीज इंटरैक्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली उन दोनों बॉडीज के पास मास होंगी, राइट। इफ देर आर 2 बॉडीज हैविंग सर्टेन मास, देन दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। या सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अर्थ है और सन है, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है। सन का जो है वो उसका अपना ग्रेविटेशनल पुल है। अर्थ जो है, हम अर्थ में रह रहे हैं, राइट, वी आर लिविंग इनसाइड द अर्थ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द अर्थ इज एक्चुअली व्हाट डूइंग इट इज सिंपली पुलिंग अस, राइट, टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, और हम जिस वजह से हम फ्लोट नहीं करने लगते, क्योंकि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ऑब्वियसली हम फ्लोट नहीं करेंगे, हम सिंपली वी कैन वॉक ओवर द सरफेस, ओवर द ग्राउंड। हाँ, उसी तरह से इफ देर इज अ फ्रूट और एन एप्पल, जो कि न्यूटन्स एप्पल की बात आती है, जहाँ से ये पूरी डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटी की, कि ऑब्वियसली इफ देर इज एन एप्पल, वो पेड़ से गिरता है तो वो टुवर्ड्स द अर्थ या टुवर्ड्स द ग्राउंड गिरता है, राइट, इट फॉल्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। सो दैट इज वाई मासेस का होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी 2 बॉडीज होंगी जिनके पास कुछ मासेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर उनको सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है तो वहां पे बात हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, इट कैन बी बिटवीन एनी 2 बॉडीज, बट मास होना जरूरी है। देन द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, आप यहाँ पे देखोगे 2 वर्ड्स हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रो है और मैग्नेट है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक थिंग। ओके, जैसे हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ में हम जानते हैं कि इफ देर आर 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ओके, 2 पॉइंट चार्जेस हैं,
राइट, Q1 है, Q2 है, जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए R। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो चार्ज बॉडीज हैं, आई मीन पॉइंट चार्जेस हैं, जो कि रेस्ट पे रखे गए हैं किसी भी मीडियम में, मान लीजिए वैक्यूम में हो चाहे कहीं भी रखे हो, इन एनी मीडियम, ये एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली क्या करने वाले हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। ओके, सिमिलर अगर होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आ जाती है। यहाँ पे बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे कॉम्बिनेशन दिखेगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज योर मैग्नेटिक फील्ड का। So this is the second kind of force that I have here is your electromagnetic forces, right? So electric field as well as magnetic field दोनों exist करती है। Now the third type, ये पहले दो सबसे बेसिक है। अब जब हमें बात करनी हो न्यूक्लियर प्रोसेसेस की या एटॉमिक प्रोसेसेस की, तब हमें दो और फोर्सेस की जरूरत पड़ी, जो कि थे आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस आप एक चीज का देख रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्ट्रॉन्ग का, यहाँ पे हुआ है वीक का। ओके, इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं नेचर में, बट डिफरेंट केसेस में। कहाँ कहाँ कर रही है? तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की, राइट, एफएस, जिससे मैंने डिनोट किया है, जस्ट नोटेशन इस्तेमाल किया है, जिस तरह से मैंने ग्रेविटेशन के लिए एफजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए एफई यहाँ पे लिया है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो आपको मालूम है न्यूक्लियस जो होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं एज वेल एज योर न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, जो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच। चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से इंटरैक्ट करे, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इंटरैक्ट करे, या प्रोटॉन प्रोटॉन से इंटरैक्ट करे। ओके, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली जो चीजें उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियर जो द फोर्थ टाइप है, दिस इज द फोर्थ टाइप हियर। जो फोर्थ टाइप है बेसिक या फंडामेंटल फोर्सेस में, नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात की बीटा डीके। ओके, बीटा डीके जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है? बीटा डीके होता है तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स जो है निकल के आते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दूसरा होता है न्यूट्रिनो। बीटा डीके के दौरान ये दो पार्टिकल्स निकल के आते हैं, एक है आपका इलेक्ट्रॉन, एक है आपका न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो है एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जब कभी भी हम कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं या उनके फोर्सेस, उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में करते हैं, फॉर एग्जांपल एज इन बीटा डीके, तब हम बात करते हैं यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स की, जिसको डिनोट किया है एफडब्ल्यू से। ओके, तो ये चार नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में। आपको उसमें से एक ऑप्शन इन चारों में से कोई भी मिल जाएगा, बाकी के तीन अलग होने वाले हैं। तो आपको ये चारों नाम, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि किसका कितना स्ट्रेंथ है, राइट, रेशियो निकालते हैं कि भाई कौन सा फोर्स ज्यादा तगड़ा है, कौन सा ज्यादा वीक है, तो रेशियो कुछ इस तरह से है। सी, दिस इज फॉर ग्रेविटेशन, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए, ये है आपका सिंपली अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन ये वाला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो रेशियो कुछ इस तरह से है 1:10⁻25 मीन्स अगर आप चारों में देखोगे रेशियो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे वीकेस्ट जो है, सबसे वीकेस्ट, इनफैक्ट ये बड़ा अजीब है, नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट ये सबसे वीक नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सबसे ज्यादा वीक है इन चारों की अगर बात करें। सो दिस इज द वीकेस्ट, इसकी स्ट्रेंथ काफी कम होती है, दिस इज द वीकेस्ट ऑल्दो इट इज गवर्निंग द अर्थ।
and the all the planets in the so like universe, but वीकेस्ट आपको याद रखना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो इसका है 1:2। दिस इज, अब देखिए यहाँ पे FW इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 10⁻25 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के। देन E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स है अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स के। एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है FS, दैट इज वो 10⁻38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सिंपली ये वाला वीकेस्ट हो जाएगा एंड दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यहाँ पे। ओके उसी तरह से आपको अगर कंपेयर करना हो किसी भी दो में, किन्हीं दो के बीच में अगर आपको करना हो, मान लीजिए मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इट लाइक दिस, कि बताइए कि एक्चुअली आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ओके सपोज इफ आई नीड टू फाइंड आउट कि जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बताइए कितने टाइम्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो देख सकते हैं FS:FE। तो अगर आप मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है ना, तो वो FS/FE। ओके नाउ FS कितना है आपका, यहाँ पे FS का रख दीजिए 10⁻38 डिवाइडेड बाय FE, राइट। FE आपका कितना हो जाएगा, FE इज 10⁻36। ओके तो ये ऊपर चला जाएगा, 38 माइनस 36 हो जाएगा, दैट इज 10⁻38 माइनस 36, दैट इज 10⁻2। 10⁻2 इज व्हाट, 100। मीन्स FS और FE में जो रेशियो आ रहा है वो है 100। तो मैं इसमें ये सिंपली कह सकती हूँ, जो आपका यहाँ से देखिए कंक्लूजन यही निकल के आएगा, क्योंकि मुझे फाइनली यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जर्व हुई है या मिली है सॉल्व करने के दौरान, आई हैव गॉट इट एज FS जो है बाय FE इज बेसिकली 100। मीन्स आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। ओके तो कुछ इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं, चारों का रेशियो इसमें दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हुए। सो ये तो इंट्रोडक्शन था जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ओके सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू इट। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो 4 फोर्सेस जिनके बारे में हमने बात की, एक एक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो यहाँ पे नोट डाउन कर दी है आपके लिए, जो कि आप सिंपली जो है लिख भी सकते हो फॉर मेकिंग द नोट्स, आपको काफ़ी मदद होगी इससे। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द पॉइंट्स हियर। पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है, हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव। हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। बाय विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके और ये यूनिवर्सल है बिकॉज जो पूरा यूनिवर्स है इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्टिव है नेचर में। अगर मैं बात करूं कोई भी चीज जो कि फॉल करती है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग, इट वाई इज इट फॉलिंग, क्योंकि अर्थ जो है उसको अपनी ग्रेविटी से पुल करती है, दैट इज व्हाट इज फॉलिंग टुवर्ड्स इट। ऑल्सो यूनिवर्स में चाहे मैं वेरियस प्लैनेट्स की बात करूं या जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। सो द होल ऑफ द यूनिवर्स इज बीइंग गवर्न्ड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तब भी ये वीक फोर्स है मान लीजिए। अगेन जो फॉर्मूला है, ओके एज आई नो कि जो फॉर्मूला दिया गया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 बॉडीज हैं, सपोज ये है आपका M1, ये है M2, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, गैप है, कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है, वो है R। तो अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली क्योंकि एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनके पास मासेस हैं, तो मासेस होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब किस फोर्स से करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे।
और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है आपको। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ओके, दैट इज वाई, क्योंकि F जो है ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो हम इसे कहते हैं कि ये जो लॉ है ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच का, उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है, अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ा देंगे इन दोनों के बीच का, अगर आप आर डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स घटने वाला है। उसी का रिवर्स अगर आप आर को बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे रिवर्स लेते हैं। मान लीजिए अगर आर डिस्टेंस अब हमने कम कर दी तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस हमने ज्यादा कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का घट जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसी का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन होना। तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स और आर के बीच इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट है, मीन्स अगर मासेस बढ़ जाएंगे तो मासेस का प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, क्योंकि मैंने कहा कि जो यूनिवर्स है ये पूरा गवर्न हो रहा है इसी फोर्स के द्वारा, इसका मतलब ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये फोर्स एक्ट करेगा किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में। और इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको दोनों बॉडीज को जो है किसी मीडियम में ही रखना पड़ेगा, या मीडियम के होने की वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दो बॉडीज के बीच में इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों बॉडीज को चाहे एयर में रखिए, चाहे वैक्यूम में रखिए, या चाहे ऑयल में डाल दीजिए, या वाटर में बात करिए। ओके, सो यहाँ पे यू डोंट नीड एनी, देयर इज नो नीड, जरूरी नहीं है कि कोई इंटरवेनिंग मीडियम होना ही चाहिए इसके ऑपरेशन के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है यहाँ पे आपका जरूरी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए। विदाउट एनी मीडियम जो है अगर मासेस है तो उनके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। और एक ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो आप किसी भी मीडियम में डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है किन्हीं दोनों बॉडी के बीच, ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है। किस चीज के इंडिपेंडेंट है? ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। मान लीजिए यहाँ पे दो बॉडीज रखी हुई है जिनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। अब मैंने यहाँ पे तीसरी बॉडी बना दी या तीसरी बॉडी इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके बीच में है जिसका मास है मान लीजिए m3। तो इस Fg की वैल्यू पे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था m1 और m2 के बीच, ओके, इस Fg की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये वैसा का वैसा रहेगा। इट मीन्स जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों बॉडीज के बीच में, ये इंडिपेंडेंट है। चाहे आप दूसरी कोई आप तीसरी कोई बॉडी ले आइए, चौथी कोई बॉडीज ले आइए, जितनी भी आप बॉडीज ले आइएगा, जितनी भी बॉडीज आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं करा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg ही रहने वाला है, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि दो बॉडीज के बीच में इट इज इंडिपेंडेंट फोर्स जो है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ओके, तो बड़ा ढीठ सा फोर्स है ये, इन दोनों के बीच में लगने वाला वही सेम रहने वाला है, चाहे तीसरा कोई बंदा आ जाए या चौथा कोई आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के बीच में बना ही रहेगा। देन एज आई सेड शुरुआत में ही कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ओके, ऑल्दो इट इज गवर्निंग द यूनिवर्स, बट इट इज द वीकेस्ट फोर्स जो कि नोन है नेचर में, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है आइए ध्यान से समझते हैं। सो आई विल सिंपली ड्रॉ अगेन टू बॉडीज हियर। ओके, तो लेट अस टेक टू बॉडीज हियर। ये है आपका अगेन m1 है, ये आपका है m2, जिनके बीच में सेपरेशन है, ऑब्वियसली कुछ सेपरेशन है r का। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है। अब सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि जब m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा तो इस एक्सिस के अलोंग,
ये कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को जोड़ती है? ये फोर्स जो है दैट इज M1 जो है M2 को अपनी तरफ खींचेगा, मान लीजिए F1 है, ओके, ऑल्दो सेम ही होगा, सो आई विल यूज Fg ओनली। M2 जो है M1 को खींचेगा विद दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ये जो फोर्स है दोनों के बीच में लग रहा है, ये एक्ट कर रहा है, लग रहा है अलोंग दिस लाइन, जो ये वो लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। सो दिस इज बेसिकली दिस फोर्स सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जो कि ज्वाइन कर रहा है दोनों के सेंटर्स को। सो यही होता है सेंट्रल फोर्स का मतलब। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? ओके, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता आइए समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रही हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की। सो हाउ इज दिस अ ग्रेविटेशनल फोर्स? बिकॉज वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। मान लीजिए यहाँ पे ये एक टेबल है, दूसरा केस लेते हैं, दिस केस 1 केस 2। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक वगैरह रखा और यहाँ पे भी रख दिया, ओके। अब मुझे जो है इस ब्लॉक को, या मान लीजिए किताब है, इसको लिफ्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे पाथ बना रही हूँ। मैं मान लीजिए पहले केस में, इन द फर्स्ट केस मैं इसको सीधा सीधा ऊपर लेके जाती हूँ, सीधा सीधा ऊपर लेके जाती हूँ, तो इस डायरेक्शन में लेके जाती हूँ। ये पाथ मैंने शो किया है। चाहे आप ऐसे सीधे सीधे ले जाइए या चाहे आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाइए, जिस भी रास्ते से आपको ले जाना है ले जाइए, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप सीधा इसको लिफ्ट कीजिए या थोड़ा सा इस वे में जिगजैग मैनर में उसको रेस करिए, दोनों केसेस में आपको जो वर्क डन मिलने वाला है, मीन्स आपने क्या वर्क डन किया ग्रेविटी के अलोंग, क्योंकि भाई ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगी, डाउनवर्ड में, टुवर्ड्स द अर्थ। सो वर्क डन जो है वो दोनों केसेस में सेम आने वाला है। तो चाहे आप सीधा सीधा इसको लिफ्ट कीजिए या चाहे आप इसको आधा टेढ़ा, मीन्स सपोज दिस इज द टेबल हियर एंड मैं इसको इस तरह से लिफ्ट कर रही हूँ, चाहे मैं इसको सीधा लिफ्ट करूँ या चाहे मैं इसको ऐसे 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 कुछ जिगजैग वे में, जिगजैग मैनर में इसको रेस करूँ, फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन दोनों केस में जो है सेम आने वाला है। सो दिस इज द वर्क डन इज गोइंग टू बी सेम हियर। तो यही मीनिंग होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, दैट इज वर्क डन जब हम बॉडी को रेस कर रहे हैं, मान लीजिए इस केस में किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, Fg। तो Fg के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हम इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी रास्ते से इसको लिफ्ट करूं, सीधा या आधे टेढ़े तरीके से लिफ्ट करूं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पाथ। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपको याद रखना है। दैट इज ये वीकेस्ट है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है। तो इन पे आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं या मैंने जो समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान से, आप सिंपली नोट्स भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, आपको याद रखना है। सो ये था अबाउट योर ग्रेविटेशन फोर्स हियर। जैसे कि हमने बात की ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, तो माना जाता है कि दो बॉडीज जब एक्सचेंज करती हैं ग्रेविटॉन्स, okay, so the word is gravitons here, let me tell you. ग्रेविटॉन्स, दो बॉडीज एक्सचेंज करती हैं ग्रेविटॉन्स, तब इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये जो ग्रेविटॉन्स हैं ये अभी भी येट टू बी डिस्कवर्ड है। ये जस्ट एक थॉट है जो कि माना गया है कि दो बॉडीज जब ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करेंगी तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज जस्ट अ थॉट एंड दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी तक कुछ इनके बारे में ऐसा कुछ है नहीं कहा गया, बट यही थॉट है, यही माना गया है। तो आपको ये वर्ड सिंपली याद रखना है, ग्रेविटॉन्स। ओके, सो दैट इज इन योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो कि फंडामेंटल फोर्सेज में आते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में कहा था, ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अब अगर मान लीजिए मैं बात करती हूँ दो चार्ज पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स लिए हैं, ये है Q1, ये है Q2। ओके, सो पहले का चार्ज है Q1, दूसरे का है Q2। अगेन ये पॉइंट मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में सेपरेशन है R।
तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये दोनों रेस्ट पे हैं, रुके हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग विथ एनी वेलोसिटी। सो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ उसी तरह से दिया जाता है जैसे ग्रेविटेशन के केस में हमने देखा था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे आपने ग्रेविटेशन में देखा था उसी तरह से कुछ सिमिलर रिलेशन है। ओके, तो वो ग्रेविटी में है, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। सो दिस इज व्हाट आई हैव। इनवर्स रिलेशन आप देख सकते हैं दोनों के बीच में यही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं जो कि रेस्ट पे रखे हैं, उस केस में आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह से अगर मैं Q1 और Q2 की जगह 2 मैग्नेटिक पोल्स ले लूं M1 M2, ओके, M1 M2 अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तब क्या हो जाएगा, तब मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। मींस आपको सिंपली Q1 Q2 की जगह रखना है M1 M2 जो कि मैग्नेटिक पोल्स हैं, तब उनके बीच में सिमिलर रिलेशन ही एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ Q1 Q2 की जगह M1 into M2 हो जाएगा, वो मैग्नेटिक पोल्स होंगे। सो सिमिलर रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इनसेपरेबल हैं। एक जनरल फोर्स है जिसके 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं, या एक ये जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरह से एक जनरल फोर्स है, उसके 2 चेहरे हैं, एक है आपका मैग्नेटिक नेचर, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक नेचर। तो दे आर इनसेपरेबल, साथ में ही रहेंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में बात करूं, Q1 और Q2 मान लीजिए, चाहे आप M1 या M2 ले लीजिए, वहां पे आपको पोल्स लेने पड़ेंगे। आपका एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सिमिलर चार्जेस लेते हो, मीन्स दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों पोल्स सेम है, नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, मींस सिमिलर अगर आप लेते हो, चाहे पोल्स की बात करो चाहे आप बात करो चार्जेस की, तो सिमिलर के केस में रिपल्शन होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है। सेम जब होगा, जब अलग हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, या एक साउथ पोल हो गया दूसरा नॉर्थ पोल हो गया, उस केस में आपका अट्रैक्टिव कुछ ऐसा होगा। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगेन एज आई कैन सी, इस फॉर्मूले में फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स अगर आप आर को बढ़ाते हो तो आपका फोर्स घटता है, उसी तरह से अगर आर को घटाओगे तो एफ बढ़ेगा। इनवर्स है, उल्टा है, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब ये जो लॉ है, मीन्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये एक्चुअली में फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम थिंग जैसे ग्रेविटी के केस में था। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ओके, सो लॉन्ग रेंज पे काम करता है, लार्ज लार्ज डिस्टेंसेस पे ये फोर्स काम करता है। अगेन कोई भी इंटरवेनिंग मीडियम की जरूरत नहीं है उसके ऑपरेशन के लिए, ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, चाहे आप मीडियम लो या चाहे वैक्यूम में रहे, मींस वैक्यूम में चाहे आप चार्जेस को लीजिए या पोल्स को लीजिए, दिस फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन और वर्किंग। नेक्स्ट व्हाट आई हैव, ये सेंट्रल फोर्स है। अगेन ये जो फोर्स है ये एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। अब वो डिपेंड करता है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, बट ये अलोंग दिस लाइन, ये फोर्स जो है अलोंग दिस लाइन, ये कौन सी लाइन है जो दोनों के सेंटर्स को जोड़ रही है, उसके अलोंग काम करेगी। तो ये सेंट्रल फोर्स। अगेन ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जिस तरह से हमने देखा था ग्रेविटेशन के फोर्स में कि वर्क डन जो होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो वहां पे भी जो आपका वर्क डन होगा अगेंस्ट work done in simply moving a charge against the electrostatic force या electromagnetic force, वो डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे। आप चाहे जो भी पाथ फॉलो करिए, आपका वर्क डन जो है इट इज गोइंग टू बी सेम ओवर हियर। सो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10 to the power of 36 टाइम्स, आप देख सकते हो 10 की पावर 36 है, तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। 10 to the power 36 टाइम्स जो है
स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट, जैसे ग्रेविटी के केस में या ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटॉन्स थे, यहां पे क्या हो जाएंगे? फोटॉन्स हो जाएंगे, या आप कह सकते हो गामा फोटोन। तो बाय द एक्सचेंज, जब दो चार्ज पार्टिकल्स एक्सचेंज करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं? फोटॉन्स। ये वही है जो एक्सचेंज होता है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तभी आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। मीन्स अगर ये दो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? दे आर सिंपली एक्सचेंजिंग फोटॉन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप, जो कि है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, आइए देखते हैं। तो ये जो फोर्स है ये एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट है जो कि नेचर में जाना जाता है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग, और ये इंटरैक्टिव, ये हम कह सकते हैं इंट्रैक्शन है जो कि नेचर में अब तक जाना गया है या है, एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन फोर्स है तो काफी स्ट्रॉन्ग होगा ही। कितना स्ट्रॉन्ग होगा? 10 to the power of 38 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे ज्यादा, मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट यू हैव अमंग्स्ट ऑल द 4 टाइप्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे इससे पहले हमने देखा ना ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस थे, वो लार्ज डिस्टेंसेस पे भी काम करते थे। यहाँ पे दो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होना चाहिए ताकि ये फोर्स एग्जिस्ट कर सके। मीन्स ये शॉर्ट रेंज है। कितना शॉर्ट रेंज है आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियर साइज के अंदर, ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 10 to the power of -15 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं 1 फर्मी। द रिलेशन इज 1 फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी होता है 10 to the power of -15 मीटर। तो आप देख सकते हो कितना स्मॉल डिस्टेंस है, काफी ज्यादा कम है। तो न्यूक्लियर साइज के अंदर ये फोर्स एग्जिस्ट करता है विद इन दिस रेंज 10 to the power of -15 मीटर। अब बेसिकली तो ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव है, मीन्स अट्रैक्ट करता है एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन को। बट ये रिपल्सिव बन सकता है अगर न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है 0.5 फर्मी से। और रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, 1 फर्मी इज 10 to the power of -15 मीटर। तो 0.5 फर्मी से अगर कम हो जाता है ये डिस्टेंस तो ये रिपल्सिव बन जाता है। सो इस केस में ये रिपल्सिव बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सिंपली आपका जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो एक बाइंडिंग फोर्स है जो बांध के रखता है न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियॉन्स को, जिस वजह से स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की मेंटेन रहती है एंड हेंस एटम भी स्टेबल रहता है। सो दिस इज द मेन रीजन एग्जिस्ट करना इन फोर्सेस का, जो कि बाइंड करके रखे न्यूक्लियॉन्स को इनसाइड न्यूक्लियस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस एंड हेंस एटम हियर। सो दिस इज व्हाट आई हैव। अगेन इससे पहले हमने देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, जहां पे फोर्स जो होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स के। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लॉ, ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये ओबे नहीं करता इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे? जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है बट r⁴ के। अब यहाँ पे n2 तो नहीं है बट 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जरूर होगा बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये फॉलो करता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट फॉलो योर इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है n की, डिस्टेंस के ऊपर जो पावर है ये आपका ग्रेटर देन n है। नेक्स्ट व्हाट आई हैव, ये एक नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, इससे पहले के फोर्सेस में हमने देखा कि वो सेंट्रल भी थे, कंजर्वेटिव भी थे। तो ये जो फोर्सेस हैं वो नॉन सेंट्रल है। नॉन सेंट्रल मीन्स ये फोर्स जो है इट विल नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। एंड ये नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि अब यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट विल बी डूइंग ऑन अ पार्टिकल, वो डिपेंड करने लगेगा पाथ पे जो फॉलो किया जा रहा है अगेंस्ट दिस। तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट, ये एक चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर फोर्स है। अब चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भैया चार्ज के कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे आप प्रोटॉन की बात करें, चाहे आप न्यूट्रॉन की बात करें, या चाहे आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात करें,
इन तीनों केसेस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, इनफैक्ट सेम रहता है। तो ये एक चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर वाला फोर्स है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब कौन से पार्टिकल्स के एक्सचेंज की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटी में ग्रेविटॉन्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फोटॉन्स थे, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? पाई मिजॉन्स या मिजॉन्स आप कह सकते हैं। सो पाई मिजॉन्स जो है वो पार्टिकल्स हैं जिनके एक्सचेंज से, मींस प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जस्ट बिटवीन ईच अदर, ये अपने आसपास क्या कौन से पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं? दे सिंपली एक्सचेंज योर दिस पाई मेसॉन्स। इन पार्टिकल्स को एक्सचेंज किया जाता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तभी जाके ये फोर्स जो कि है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक हियर, जो कि फोर्थ टाइप है, वो आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, नाम जरूर वीक है बट ग्रेविटेशन फोर्स से तो ये स्ट्रॉन्ग है। लेट अस सी हाउ। अब कोई भी प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है आपके ये दो पार्टिकल्स, चाहे मैं बात करूं न्यूट्रिनो की, ठीक है, न्यूट्रिनो की, या मैं बात करूं एंटी न्यूट्रिनो की, तो ये दो पार्टिकल्स जहां कहीं भी आएंगे किसी भी प्रोसेस में आपको मिलने वाला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मींस एनी प्रोसेस जिसमें आपको ये दो पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक हियर, फर्स्ट पॉइंट हियर। अब जैसे कि मैंने कहा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग जरूर है, किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से। कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ये ऑपरेट करता है अगेन जिस तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो था आपका न्यूक्लियर रेंज के अंदर ही काम करता था, उसी तरह से ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये आपका न्यूक्लियर साइज के रेंज के अंदर ही काम करेगा। व्हाट इज दैट रेंज? दैट इज विद इन द न्यूक्लियर साइज, जो कि है आपका 10⁻⁻15 मीटर हियर, या हम कह सकते हैं 1 फर्मी। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1 फर्मी, या आप इसको FM भी लिख सकते हो एज 1 FM। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर। नाउ सब में हमने देखा कोई पार्टिकल जरूर है जिनके एक्सचेंज से वो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के एग्जिस्ट करने के लिए जो एक्सचेंज होता है किस पार्टिकल्स का होता है? यहाँ पे वेक्टर बोसॉन्स होते हैं। कुछ इस तरह से नोटेशन है वेक्टर बोसॉन्स का। सो बाय द एक्सचेंज ऑफ योर दीज पार्टिकल्स जो कि आपके हैं वेक्टर बोसॉन्स, आपका जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बीटा डीके। बीटा डीके में जो न्यूक्लियस होता है वो रिलीज करता है क्या? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो रिलीज होते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो दो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्स that has been found out. Okay, so these are the things that I wanted to discuss in the today's class. I hope जो topics हैं जो हमने आज टेकअप किए हैं, all the 4 types of fundamental forces आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। इसी तरह से हम आगे की क्लासेस में नए नए टॉपिक्स उठाएंगे, एंड अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। लाइक क्वेश्चंस का सीरीज भी चलेगा, वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर, न्यूमेरिकल्स। उसके लिए आपको सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो है आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए इन दिस यूपी पीजीटी क्लासेस हियर। तो हम टेस्ट भी लेंगे, वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, डिटेल्ड वे में समझेंगे। सो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। आप सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास पे, राइट, विथ अनदर टॉपिक, and we'll see next turn पे whether we'll be doing the numericals or the topics here. So see you all in the next video. Thank you so much everyone.